हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे चैप्टर लेके आया हूँ एनसीईआरटी का क्लास 6 का पॉलिटी का, जो यानी कि सामाजिक और एवं राजनीतिक जीवन वाली जो आपकी बुक है उसका दूसरा अध्याय पढ़ाऊँगा आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। चैप्टर का नाम देख सकते हैं यहाँ पे, विविधता एवं भेदभाव है। इसके पहले विविधता की समझ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। उस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो विविधता एवं भेदभाव समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और वो पहला अध्याय है तो पहला अध्याय जरूर पढ़िए, उसके बाद दूसरा अध्याय पढ़ने आइए। आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि विविधता क्या होती है, उसमें भेदभाव के बारे में क्या बताया गया है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, मेरा बताने का, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप लोगों को वीडियो समझ में आए, वीडियो देखते देखते समझ में आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है, एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का आपका और कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ना है, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ 1-2 सेकंड जाएगा समय, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा अध्याय क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का, विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम लोग कहाँ पे निवास करते हैं, जैसे मैं यूपी में हूँ, हो सकता है आप बंगाल में रहने वाले हों, महाराष्ट्र में रहने वाले हों, इंडिया के कोने कोने में कहीं पे एमपी में रहने वाले हों, राजस्थान में हों, बिहार के हों, किसी भी स्थान के हों, तो सभी स्थानों का कुछ न कुछ इतिहास होता है, कुछ न कुछ वहाँ का भूगोल होता है, वातावरण होता है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का ज़मीन समतल है, पहाड़ी है, बर्फीली है, समुद्र के किनारे हैं, नदियाँ हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा रहन सहन है, उन सभी चीज़ों पे काफ़ी गहरा प्रभाव ये सारी चीज़ें डालती हैं। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। विविधता की समझ वाला चैप्टर जब पढ़े थे तो उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है। और अगर आप लोग देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, कुछ दूर जाके देखेंगे अपने शहर से, तो आपको कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलेगा। पहनावे में, बोलचाल में, खान पीने में, सारी चीज़ों में कुछ न कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में, पूरे संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, ठीक है। और भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे सभी 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं साथ में। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों को की मातृभाषाएं हैं, यानी कि वो जन्म से वो भाषाएं बोलते हैं। यहाँ 100 से अधिक ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। एक देश के अंदर की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। यह विविधता हमेशा खुश होने के का कारण नहीं बनती, यानी कि इतनी विविधताएं हैं तो आप सभी को पता है विविधता से फ़ायदा क्या होता है। हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम विविधता है तो हम खुश हों, ठीक है। उसकी कमियां भी कुछ हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, यानी कि जो हमारी तरह पहनते नहीं हैं, हमारी तरह देखभाल दिखने में नहीं होते हैं, तो हमें कुछ असहज महसूस होता है, अजीब सा लगता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप अंग्रेज़ों को देखेंगे तो आप पहले से ये दिमाग में बैठा लेंगे, हाँ ये बहुत स्मार्ट होगा, इसकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा पहले से आप अवधारणा बना लेते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जो फॉरेनर है, जो अंग्रेज़ है, उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकता है वो स्पेन का रहने वाला हो, उसको इंग्लिश आती ना हो, उसको स्पेनिश आती हो, ऐसा हो सकता है ना। तो पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पे देखिए पूर्वाग्रह के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिएगा, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिन कथनों से आप सहमत हैं
उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि हम पहले से सामने वाले के बारे में सोच के बैठे हैं, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं कि वो कैसा होगा। ग्रामीण लोगों के बारे में देखिए पूर्वाग्रह क्या है। आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में निवास करते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। ये हम पूर्वाग्रह लगा के रखे हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ये हम सोच रखे हैं कि गांव के लोग ऐसे करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। मजबूरी होती है क्या वो काम के लिए गाँव से शहरों की तरफ आए। यह हमारा पूर्वाग्रह है। और शहरी लोगों के लिए क्या पूर्वाग्रह है? शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तीसरा है पूर्वाग्रह, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये पूर्वाग्रह है हमारा शहरी और गाँव के लोगों के बारे में। इसमें से कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सही हों। इनमें से कुछ कथन यहाँ पे देखेंगे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह के रूप में ले लिया जाता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जरूरी नहीं कि शहर का आदमी है तो वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचे, या फिर वो कंजूस हो, या फिर वो आलसी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते सबके बारे में। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो कि उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत तेज़ समझते हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलता है। लेकिन अगर वही चीज़ कोई हिंदी में बोल दे उतने ही अच्छे तरीके से, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दे, तो भी हम उसको अज्ञानी समझेंगे अगर वो उसको इंग्लिश नहीं आती है तो। ठीक है, ये हमारा पूर्वाग्रह है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस क्षेत्र से वे बोलते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे लड़की और लड़कियों में भेदभाव क्या है। बहुत से इलाकों में आज भी देखेंगे कि लड़कों को लड़के पैदा होते हैं घर में तो ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। लड़कियां हो जाती हैं तो काफ़ी घरों में खुशियां नहीं मनाई जाती, दुख हो जाता है उनके घर में। तो ये भेदभाव क्यों है? समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि सच्चाई क्या है कि लड़के पैदा होते हैं और लड़की पैदा होती है तो भेदभाव क्यों किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों की चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती है, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। इसमें से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें लड़कों के लिए हैं, जैसे वे भावुक हैं। लड़कियां ज़्यादा, हम पूर्वाग्रह बना के रखे हैं कि लड़कियां ज़्यादा भावुक होते हैं। लड़के क्या है? वे रोते नहीं हैं। ठीक है, वे खाना पकाने में निपुण हैं। ज़्यादातर हम ये चीज़
पूर्वाग्रह करते हैं कि लड़कियां खाना पकाने में निपुण होंगी। इस तरीके से आप इन दोनों को कॉलमों में लड़कों को कौन सा कार्य यहाँ पे पूर्वाग्रह कर सकते हैं और लड़कियों के लिए यहाँ पे आप भरिएगा, 5-5 है भरना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। यहाँ पे देखिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्या है इसमें, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। दूसरी तरफ है जो कह रहे हैं 2 बच्चे, एक बच्चा यहाँ पे अपंग है तो उस कह रहे हैं उससे कि तुम दूसरी तरफ देखने में हमसे कितने अलग हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है? यहाँ पे देखिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज के शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जाता है खास ज़रूरतों वाले बच्चे, जिनको खास ज़रूरत हो। उनके बारे में लोगों ने के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचारों को भी लिखा गया है वहाँ पे। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के बारे में यहाँ पे पक्ष और तर्क रखिए। साथ में पढ़ाना चाहिए उनको, ऐसा फील नहीं होना चाहिए देना चाहिए कि वो कुछ उनके अंदर कमी है। सभी के साथ पढ़ेंगे तो उनको समान यहाँ पे अवसर मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। तो मेरा ये मानना है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, ऊपर देखा ना आपने कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो उनके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अक्सर अगर किसी लड़के को रोना है तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं या लड़कियों में से ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती है। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं, ठीक है। सुने होंगे कि वो काफ़ी कोमल हृदय की है, मृदु स्वभाव की है, बहुत सुशील है। तो ये लड़कियों के बारे में बोला जाता है, लड़कों के बारे में नहीं बोला जाता कभी कि हाँ कितने कोमल स्वभाव का है वो, कितने मृदुभाषी है, कितना। ज़्यादातर लड़कियों के लिए बोला जाता है। तो ये क्या है, हमारा पूर्वाग्रह है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, ये क्या कैसे बनी हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। अब जैसे हम लोग क्या धारणा हमारे अंदर है कि कोई कहना नहीं चाहिए, कोई पाकिस्तान का है अगर तो वो आतंकवादी ही होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं सब आतंकवादी हैं। मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या किया हुआ है, पूर्व धारणा बना ली है कि वो उस देश का है तो वो अपराधी ही होगा, ठीक है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में
हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, यानी कि सभी देशों में ऐसे होते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, यानी कि एक ही प्रकार से हम सबको देखने लगते हैं, पूरे समाज को। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, असमानता एवं भेदभाव। देखिए लड़कियां या छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं। असमानता या भेदभाव के बारे में देखिए। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से जो जैसे पानी आता है हैंडपंप, उससे पानी नहीं पीने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर आपके घर में दादा से या उनके पिताजी से पूछेंगे कि पहले भेदभाव कैसे होता था, तो देखते होंगे गांव में अगर कोई तालाब है या फिर कोई कुआं है तो उस कुएं से जो नीचे की कास्ट के लोग रहते थे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। ठीक है, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, अपने घड़े से उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। अगर घर में कोई आ गया नीचे कास्ट के लोग तो उनके लिए अलग बर्तन रखा जाता था कि इस बर्तन में ही वो उनको खाना दिया जाए। तो ये क्या था, एक रूप से भेदभाव करते थे सब लोग। ठीक है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एवं समीर की वहाँ पे दो थे समूह, एक अमीर था और एक गरीब था। ठीक है, दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, एक मुस्लिम था एक हिंदू था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर थी, उनकी आर्थिक स्थिति, यानी कि एक गरीब था एक अमीर था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू दिखाता है और समीर जो एक था वो अमीर था। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी असमानता का तो सामना करना ही पड़ता है आर्थिक रूप से, साथ ही साथ उनकी विविधताओं के कारण उनको जो भेदभाव उनके साथ किया जाता है उसका भी सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण भी कि वे उस समुदाय के सदस्य नहीं हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके आस पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों के साथ करना पड़ता है। दलित शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति से लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, पहले उनको अछूत समझा जाता था, अछूत शब्द से बुलाया जाता था, अब दलित शब्द से बुलाया जाता है। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? ठीक है, भेदभाव क्या है और रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, इसमें अंतर आपको बताना है। आपके अनुसार जिन व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है उन्हें कैसा महसूस होता होगा? आप आज भी देखेंगे अपने आसपास तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भेदभाव देखने को मिल जाएगा। इतना एडवांस होने के साथ साथ हमारी सोच कितनी छोटी है इसको दर्शाता है कि आज के समय में 21वीं सदी में भी हम भेदभाव करते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया।
पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि यह हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। ये स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे हमारे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छुप सा गया था, यानी कि ढल गया था, शाम हो गई थी। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अम्बेडकर जी ने लिखा है, यहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जात में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना, यानी कि उनके लिए गांव के बाहर एक हिस्सा दे दिया जाता तो वहाँ रहते थे और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सभी की इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टेशन मास्टर छोड़ के चला गया था। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर है, यहाँ पे ये दोनों लोग हैं, अम्बेडकर जी उनके भाई जी। ठीक है, दर्शाया गया इनको। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर ऐसे हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत कहाँ से लिया गया ये? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया था। क्यों? उनकी जाति की वजह से उनको अछूत माना जाता था। स्टेशन पर लोगों ने अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर ने जो प्रतिक्रिया की हुई थी उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कि आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है, उससे आपको कैसा महसूस होता है। अभी आप पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई करिए। हो सकता है आप अभी कमज़ोर हों, लेकिन मेहनत करेंगे, डेली पढ़ेंगे
अच्छा नंबर पाएंगे। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्लास में बच्चे हों जो पूर्वाग्रह लगा के बैठे हों कि ये आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। आप उनको अगर अच्छे नंबर ला दें तो वो सोचेंगे यार ये अच्छा नंबर नकल मार के ही लाया होगा। तो ये पूर्वाग्रह होता है, उसको बदलने की हमेशा सोचना चाहिए लोगों को। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, या कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। अब देखिए समानता के लिए संघर्ष क्या कैसे हुआ था ये देखते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं फिर। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अब महिलाएं यहाँ पे क्या कह रही थी, पुरुषों की तरह शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज की दर पर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोगों भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सेदार थे, यानी वो लड़ाई लड़े थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाने लगा और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली, ये देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए महिलाएँ, कि अब गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। ठीक है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि कोई त्यौहार हम मना रहे हैं तो सामने वाला ही मनाए। ठीक है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानती, सभी धर्म को समान मानती है। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ पे देखिए, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि पर यह पाठ इसी को बताता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ देखिए, भारत संविधान लिखने वाले समिति के कुछ सदस्य यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, ये उद्देशिका है संविधान की। यहाँ पे जूम करके इसको दिखा देता हूँ क्या लिखा गया उद्देशिका में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये उद्देशिका है संविधान की, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अभ्यास क्वेश्चन आता है, जिसको मैं अलग से वीडियो बना के आपको कराता हूँ क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। तो पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो आप लोगों को चैप्टर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए, एनसीईआरटी की सभी विषयों की क्लासेज यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, सिर्फ 1-2 सेकंड समझ आएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।